बच्चों, मैं शारदा सोनी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम कर रहे हैं मनु भंडारी का लिखा एक आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य एक कहानी यह भी, जिसमें क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 में यह पाठ लगा हुआ है CBSE बोर्ड के अंतर्गत। इस पाठ में मनु भंडारी ने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के बारे में बता रखा है। सबसे पहले हम पाठ स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लेखक का परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मनु भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1951 को मानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर, राजस्थान आकर रहने लगा। मनु भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की परीक्षा, जो शिक्षा है, अजमेर से पूरी की थी। स्नातक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय तक कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। बाद में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति को प्राप्त किया। संप्रति वे दिल्ली में रहकर लेखन कर रही हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। इनकी रचनाएं हैं, देखिए, मनु भंडारी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह में है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है और त्रिशंकु, ये इनके सभी कहानी संग्रह हैं। उपन्यास है इनका आपका बंटी और महाभोज। पटकथाओं में लिखा हुआ इन्होंने फिल्मी एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए, जिनमें रजनी है, स्वामी है, निर्मला है और दर्पण, इन सभी जो धारावाहिक है या टीवी सीरियल्स हैं, इनकी इन्होंने पटकथाएं यानी कि जो कहानियां हैं वो इन्होंने लिखी हैं। साहित्यिक विशेषताएं। मनु भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। भाषा शैली में चलते हैं हम। लेखिका की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। जैसे कि तत्सम शब्द हैं, देखिए, प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, पैतृक, मुक्त, आक्रांत, अहमवादी आदि। उर्दू शब्द ओहदा, फरमाइश, निहायत, शिद्दत, नुस्खे, फरमाइश, फर्ज, बावजूद। अंग्रेजी शब्द डिक्टेशन, कल्चर, फर्स्ट ईयर, गर्ल्स, क्लास, प्रिंसिपल, फ्लैट आदि। ये इन्होंने मतलब अपनी जो इनकी भाषा शैली है, इनमें इन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जो हमारे पास में चैप्टर है वो है एक कहानी यह भी। इस पाठ का सार मैं आपको बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को हिंदी से संबंधित सभी क्लासों के वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखा आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका के किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उभर करके आया है। यानी कि उनके किशोर जीवन की घटनाओं में उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका यानी कि जो प्रिंसिपल हैं शीला अग्रवाल, उनका नाम मुख्य रूप से उभर करके आया है पूरे पाठ में। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के आरंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है। इसके अलावा सन 46-47 की आज़ादी की लड़ाई में उसकी भागीदारी, उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके का प्रभावपूर्ण वर्णन भी है। देखिए, पूरे पाठ के सार को कुछ पॉइंटों में बांटा गया है। सबसे पहला है पिताजी और माँ। लेखिका के पिताजी और माँ का व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में देखिए। लेखिका बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहाँ अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करते हुए बेपढ़ी माँ रहती थी।
पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में लगे रहते थे। ये वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पे पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उनकी दरिया दिली के खूब चर्चे होते थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी और बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। तो उनके पिता के दो व्यक्तित्व उभर करके आते हैं। एक तो वे बेहद कोमल भी थे और संवेदनशील भी थे, यानी कि संवेदनाओं से परिपूर्ण थे। तो दूसरी और क्रोधी भी थे और अहमवादी यानी कि घमंड भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। अब देखिए, अजमेर में हाशिए पर पिताजी। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे कार्य को पूरा किया, जिसमें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली किंतु अर्थ नहीं मिला। यानी कि प्रतिष्ठा बहुत मिली लेकिन अर्थ नहीं मिला, यानी कि उनको धन दौलत यानी कि अब कुछ घर चलाने के लिए जो व्यक्ति को चाहिए होता है वेतन, वो नहीं मिला, पारिश्रमिक नहीं मिला। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, इसका हमेशा वे प्रयास करते रहे। दूसरी ओर अभावों के खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध माँ पर बरसता। बच्चों को तो वो अपने क्रोध से बचाते रहते, लेकिन जो क्रोध था वो निकलता तो था, वो किस पर निकलता? माँ पर निकलता। अपनों के हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शक्की हो गया। इतना शक्की स्वभाव कि उसकी चपेट में हम सब यानी कि लेखिका आदि भी आ जाते थे। उनको उनके परिवार वालों ने ही समय समय पर धोखा दिया, विश्वासघात किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे बेहद शक्की स्वभाव के हो गए। उनके पिताजी, लेखिका के पिताजी यानी कि बंधु भंडारी के पिताजी। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या, परिणाम क्या निकला कि वो अपने बच्चों पर भी शक करने लगे। अब आता है तीसरा पॉइंट। देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पे उनके पिता का प्रभाव। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने मेरे अंदर हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। मैं काली थी और मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से मेरी हर बात की तुलना करते हुए उसकी प्रशंसा करते थे। पिताजी ने दोनों बहनों में कंपैरिजन किया, यानी कि तुलना की। बड़ी बहन बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर भी थी, तो उसकी तुलना में मनु भंडारी को हमेशा हीन समझते रहे और उसके हमेशा उनके सामने बड़ी बहन की हमेशा प्रशंसा करते रहे, जिससे मेरे हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उबर नहीं पाई। आज मनु भंडारी का स्वयं का एक व्यक्तित्व है, एक वर्चस्व है समाज में, लेकिन फिर भी मनु भंडारी कहती है कि जो हीन ग्रंथि मेरे पिताजी ने मेरे अंदर बना दी थी वो उससे मैं आज तक उबर नहीं पाई। यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपने किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। आज भी उनके सख्य स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। यह अतीत भी आज भी भीतर जड़ जमाए बैठा है। अब आता है लेखिका की माँ। लेखिका की माँ पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी। उसमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से भी अधिक थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद के सहज स्वभाव से वे पूरा भी करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न चाहा, न केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श ना बन सका। लेखिका की माँ पिताजी के मतलब ठीक विपरीत स्वभाव की थी। उनमें धैर्य और सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, जिस तरीके से हर स्त्री में होती है उस तरीके से, और अपने बच्चों की हर उचित अनुचित जो फरमाइश थी उसको भी वो पूरा करती थी। लेकिन फिर भी जो लेखिका थी वो उनको अपना आदर्श नहीं बना पाई और माँ जो एक थी वो साधारण सा व्यक्तित्व बन करके उनके जीवन में रह गई। पड़ोस और परिवार। लेखिका याद करती हैं कि अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी, सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी और ये सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख करके सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। उनकी उनके अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दास साहेब महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं पाठ के सार में। लेखिका को अपने वजूद का एहसास। लेखिका बताती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ, यानी कि अस्तित्व का एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपना अस्तित्व बना करके रखना है, मुझे भी अपने वजूद को तलाशना है। पिताजी की यद्यपि मेरी योग्यता और क्षमताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते थे,
किंतु घर में आए राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों की बहस सुनने का अवश्य अवसर देते थे। उन चर्चाओं में पार्टियों की नीतियों और आपसी विरोध मतभेद तो समझ में नहीं आते थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं से मन जरूर आक्रांत रहता था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने दायरा बढ़ाया। उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनके सोचने का, उनके समझने का दायरा को विस्तृत किया, उनको पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध कराई, उनको एक लक्ष्य प्रदान किया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि साहित्य पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो। और एक के बाद एक मैं शरद चंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। वैसे भी सन 46-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव ही नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण का हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम के साथ इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। एक और शहर में बवंडर मचा हुआ था तो दूसरी और मेरे घर में मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। यह सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहसें करने लगी। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के लिए। मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए पत्र आया कि आप आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। प्रिंसिपल ने मनु भंडारी से परेशान होकर के पिताजी को पत्र लिखा कि भाई मैं जो गतिविधियां कर रही हूँ उसके लिए मेरे खिलाफ क्यों न कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और कहने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में बनाते हुए गए थे। मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए तो खुश थे। कहा तो पिताजी ने जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रही थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इस पर कौन कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी के दो मित्रों की चर्चा के केंद्र में मैं। पिताजी के दो मित्र थे, उनकी चर्चा के केंद्र यानी कि उनकी जो बातचीत का विषय था उसका केंद्र के बिंदु में कौन थी? मैं थी। ये देखिए, एक बार आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों की हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें कही कि मनु की तो मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, कहकर चले गए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इस सबसे देखकर मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार तारीफ करते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण लेखिका याद कर रही हैं कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उसकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर विरोधों में जीते थे। वे एक और अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। कॉलेज की ओर से अनुशासनात्मक कार्यवाही। कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 47 में नोटिस थमा दिया और हुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी। 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध भी किया गया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया। कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी। तो ये हमने बच्चों पाठ पढ़ा है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी का लिखा आत्मपरक शैली में पाठ। एक कहानी यह भी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।